वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि फिल्में जो है वो स्टार के दम पे ही चलती है। अगर फिल्म के पोस्टर पे बड़ा स्टार हो तो ऑडियंस अपने आप खींची चली जाती है थिएटर की ओर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल्म जो है वो सिर्फ स्टार के नाम पे नहीं चलती है, कभी डायरेक्टर के नाम पे भी चलती है, कभी प्रोड्यूसर के नाम पे भी चलती है। आज के डेट में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, उसकी अगर फिल्म लगती है तो भले वो फिल्म हो सकता है आगे चल के फ्लॉप हो जाए, लेकिन लोग उसे देखने जरूर जाते हैं। एक अच्छी ओपनिंग जरूर मिल जाती है क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, मेहनत करती है, पैसा लगाती है, टेक्निकली फिल्म ठीक ठाक बनाती है, इसलिए लोग इनकी फिल्में देखने चले जाते हैं। वैसे ही एक कंपनी थी जिसकी फिल्म जब भी रिलीज होती थी तो लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती थी और वो फिल्म भी काफी अच्छी बनाते थे, मल्टी स्टारर होती थी। मैं बात कर रहा हूँ गुलशन राय की त्रिमूर्ति फिल्म्स की। आपको याद होगा पहले बहुत सारी फिल्में जब आती थी उसमें एक त्रिशूल दिखता था, फिर एक हाथ में एक फूल, भगवान के हाथ में फूल होता था, फिर वो एक ट्रायंगल सा बनता था और लिख के आता था त्रिमूर्ति फिल्म्स प्रेजेंट्स। और त्रिमूर्ति फिल्म्स ने बॉलीवुड में बहुत सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। विधाता, दीवार, त्रिशूल, युद्ध, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त। लेकिन कई साल से त्रिमूर्ति फिल्म की कोई फिल्म नहीं आई है। 2004 में लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी त्रिमूर्ति फिल्म की वो थी असंभव, जिसमें अर्जुन रामपाल थे। उसके बाद फिर राजीव राय जो गुलशन राय के बेटे थे उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म का नाम है जोहरा और बहुत जल्दी वो थिएटर में आने वाली है। तो मुझसे कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर त्रिमूर्ति फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमें। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको स्टोरी बिहाइंड त्रिमूर्ति फिल्म बताता हूँ कि ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कैसे हुई। और इस प्रोडक्शन हाउस की जो पहली फिल्म थी वो सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर उस साल की 1970 की, और वो फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जिसमें थे देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण और प्रेमनाथ। तो चलिए बताते हैं कि कैसे जॉनी मेरा नाम बनी और त्रिमूर्ति फिल्म्स का आविष्कार कैसे हुआ। गुलशन राय जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने एक दो फिल्में प्रोड्यूस की थी, उनके नाम से नहीं लेकिन फिल्मों में पैसा लगाया था, और वो फिल्में जो है वो पिट गई थी। तो उनके दोस्त थे बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कहाँ आप प्रोडक्शन के चक्कर में पड़ रहे हो, प्रोडक्शन में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, तो फिल्म में बनाना बनाना छोड़ो, तुम डिस्ट्रीब्यूशन ही संभालो। ये बात गुलशन राय को चुभ गई थी और उन्होंने सोचा कि मैं एक सुपरहिट फिल्म तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा और दिखा दूंगा, मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं भी एक अच्छा प्रोड्यूसर हूँ। गुलशन राय एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और होशियारपुर में एक बड़े एस्ट्रोलॉजर थे महर्षि भृगु, उनके यहाँ वो अक्सर जाया करते थे। उन्होंने उनसे पूछा, बताया अपनी जो भी दुख थी, पीड़ा, कि हमारी फिल्म में जो हमने जिसमें हमने पैसा लगाया वो फ्लॉप हो गई, मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्शन में घुसने का, तो क्या किया जाए। तो महर्षि भृगु ने कहा कि एक गोल्डी नाम का आदमी होगा, वो तुम्हें सक्सेस दिलाएगा अगर तुम फिल्में बनाते हो तो। इसके बाद गुलशन राय जो है वो एक और मौलवी साहब थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास भी गए। उन्होंने भी कहा कि आपको एक आदमी हेल्प करेगा जिसका नाम जी से शुरू होता है और वो आपको फिल्म बनाने में मदद करेगा, और जो भी वो फिल्म बनाता है उसमें आप ठीक से पैसे लगा देना, आपकी फिल्म चल जाएगी। अब जी से कौन था? उस वक्त गोल्डी आनंद, जिन्हें हम विजय आनंद के नाम से जानते हैं, विजय आनंद की कुछ फिल्में उस वक्त रिलीज हुई थी और वो हिट हुई थी, और गोल्डी आनंद को गुलशन राय जानते भी थे। जो फिल्में गोल्डी ने बनाई थी उससे पहले वो गाइड थी और ज्वेल थीफ थी, इसके अलावा तीसरी मंजिल भी हिट हो गई थी। तो उस वक्त अच्छे डायरेक्टर में विजय आनंद का नाम शामिल हो गया था, गोल्डी आनंद उन्हें कहते थे। तो एक दिन मुलाकात हुई गुलशन राय की गोल्डी आनंद से, और हुआ ये था कि ज्वेल थीफ के हिट होने के बाद गोल्डी भी चाहते थे कोई एक बड़ी फिल्म बनाए, थोड़ी इंटरटेनर। तो इन दोनों की एक दिन मुलाकात हुई और गुलशन राय ने बताया कि देखिए, आपकी फिल्में आजकल अच्छी चल रही हैं और मैं फिल्म प्रोडक्शन में घुसना चाहता हूँ, तो मेरी पहली फिल्म अगर आप मैं नई एक कंपनी भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और अगर आप मेरी पहली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो जो विजय आनंद ने कहा कि सही है, चलिए मिलकर के फिल्म बनाते हैं। गोल्डी आनंद ने ये बात देवानंद को बताई कि गुलशन राय साहब हैं, वो चाहते हैं कि मैं फिल्म बनाऊं। तो देवानंद भी चाह रहे थे कि नवकेतन फिल्म के बाहर भी वो कुछ फिल्में करे,
क्योंकि नवकेतन फिल्म संभालते संभालते वो भी थोड़े थक गए थे, तो उन्होंने भी लगा कि चलो मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, मुझे प्रोडक्शन देखना नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। क्योंकि जब गुलशन राय ने कहा गोल्डी से कि फिल्म बनाने के लिए, तो उनके दिमाग में देवानंद ही आए थे स्टार एक्टर के लिए, और देवानंद इस बात को मान भी गए। गोल्डी ने गुलशन राय से कहा कि मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी फीस 5 लाख होगी। तो गुलशन राय ने कहा कि नहीं, मैं आपको फीस नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा, और आप मेरे 1/3 पार्टनर हो गए इस प्रोडक्शन हाउस में। अब ये बात थी तो बड़ी ल्यूक्रेटिव सी, तो विजयानंद को अच्छी लगी। बोले कि चलिए ठीक है, अगर फिल्म हो जाती है सक्सेसफुल तो आप दे दीजिएगा मुझे हिस्सा। और इस तरह से करके 5,000 रुपये उन्हें साइनिंग अमाउंट दिया गया विजयानंद को। फिर उसके बाद त्रिमूर्ति फिल्म का लोगो डिजाइन किया गया। त्रिमूर्ति फिल्म का लोगो जैसा मैंने बताया था कि वो एक ट्रायंगल बन के आता है, फिर वो त्रिशूल जाता है, उसमें त्रिमूर्ति फिल्म आता है। वो लोगो बनवा करके गुलशन राय सबसे पहले वो महर्षि भिरगु जो थे होशियारपुर वाले, उनको जाके दिखाया, उन्होंने अप्रूव किया, तब जा करके इसका लोगो फाइनल हुआ। तो चूंकि इसे कमर्शियल एंटरटेनर बनाना था और पहली फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए थी, ऐसा गुलशन राय का एक्सपेक्टेशन था, तो उन्होंने सोचा कि उस वक्त जो भी टॉप पे है मार्केट में, उन सबको इस फिल्म में ले लिया जाए। ज्वेल थे फिट हो गई थी, तो उसके राइटर को गुलशन राय ने कहा कि इनके जो के नारायण हैं उनसे स्टोरी लिखवा लेते हैं। कल्याण जी आनंद जी उस वक्त बड़े हिट म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको ले लेते हैं। तो जितने भी पैसा बहाने के लिए गुलशन राय पूरे तैयार थे। विजय आनंद ने कहा कि ठीक है, के नारायण को बुलाया गया, स्टोरी लिखवाई गई। स्टोरी जो थी वो दो भाइयों की कहानी थी जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक जो है वो सीआईडी कुछ बन जाता है, और एक जो है वो गलत रास्ते पे चला जाता है। हालांकि जो गलत रास्ते पे चला जाता है वो बाद में उसका भी जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव हो जाता है, और फिर दोनों जो है वो बचपन में इनके साथ जो बुरा हुआ है उसका बदला लेते हैं। कहानी हो गई, उसको थोड़ा सा विजय आनंद ने अपने हिसाब से मोल्ड भी किया। टाइटल रखने की बात आई कहानी की, तो चूंकि दो भाइयों की कहानी थी तो दो रूप नाम से पहले टाइटल सोचा गया। लेकिन फिर गुलशन राय अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, फिल्म की कहानी जो है वो जे से शुरू होनी चाहिए। तो इस तरह से दो रूप जो है वो जे से जॉनी, क्योंकि फिल्म का हीरो जॉनी था, जॉनी मेरा नाम नाम की वो फिल्म बन गई। उस वक्त एक्चुअली राज कपूर भी एक फिल्म बना रहे थे उसी दौरान, जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। और देवानंद और राज कपूर में तो वो तो प्रोफेशनल राइवल थे ही, तो देवानंद को भी लगा कि मैं मेरा नाम भी कुछ ऐसा हो जो कि उसके टक्कर का हो। तो जॉनी मेरा नाम बन गया, उधर मेरा नाम जोकर, इधर जॉनी मेरा नाम। चलिए, जॉनी मेरा नाम की स्टोरी हो गई, टाइटल फाइनल हो गया। अब हीरोइन कैसे ले? एक हीरो तो आपका देवानंद है ही, दूसरे एक उनके भाई के कैरेक्टर को लेना था, हीरोइन लेना था, और मेन जो विलन है उसे फाइनल करना था। हीरोइन के कैरेक्टर के लिए गुलशन राय ने सजेस्ट किया कि एक नई लड़की आई है, सपनों का सौदागर नाम की एक फिल्म आई है राज कपूर के साथ, और उसे आप ले सकते हो। एक्चुअली वो चाहते थे कम पैसे में भी काम हो जाए, नई लड़की थी तो ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करेगी। लेकिन सपनों का सौदागर विजय आनंद ने देखी और उन्हें कुछ खास हेमा मालिनी का काम पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से वो थोड़ी प्लम भी थी और उनका एक मद्रासी एक्सेंट था, और क्योंकि इस फिल्म की जो हीरोइन है वो थोड़ी मॉडर्न है, स्मगलिंग भी करती है, तो उन्हें कोई मॉडर्न लड़की चाहिए थी गुलशन राय के कहने पे। लेकिन जो गोल्डी आनंद है वो मिले भी हेमा मालिनी से। मिलने के बाद वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुए उनसे, उनके बात व्यवहार से, और वो जिस तरीके की लिसनर थी, तो उनको बस बोला कि आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना है तो आपकी स्टाइलिंग वगैरह की जाएगी। और इस तरीके से हेमा मालिनी की जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट थी उनकी जो पिछली फिल्में थी उससे, और जॉनी मेरा नाम से। जॉनी मेरा नाम इनफैक्ट हेमा मालिनी के करियर के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन भी साबित हुआ। उस फिल्म ने उन्हें कमर्शियली काफी फेम दिलाया। हेमा मालिनी तो फाइनल हो गई, दूसरा भाई कौन होगा? तो पहले बहुत सोच विचार हुआ, उसके बाद क्योंकि दूसरा भाई जो है वो ग्रे शेड के बाद वो पॉजिटिव बन जाता है, और देवानंद के सामने उस लेवल का स्टार कौन होगा, तो गुलशन राय के कहने पे उन्होंने गुलशन राय ने विजय आनंद को सजेस्ट किया कि हम अगर प्राण को ले ले, क्योंकि प्राण जो थे उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे। मैक्सिमम फिल्मों में प्राण काम किया करते थे। आपको याद भी होगा फिल्म के जब स्टार्टिंग में टाइटल जो आते थे उसमें एंड प्राण अगर आ जाता था तो लोग के लिए वो एक आइसिंग ऑन द केक हो जाता था। तो गुलशन राय ने कहा कि अगर हम प्राण को ऑन बोर्ड कर लेते हैं तो ये फिल्म के लिए एक सेलिंग पॉइंट भी हो जाएगा कि इस फिल्म में प्राण भी है, एंड प्राण। प्राण को लेने का आइडिया देवानंद को ही पसंद आया कि भाई चलो ठीक है, और
प्राण जैसे एक्टर के साथ काम करना एक बड़ी बात होती है। तो गोल्डी आनंद गए प्राण से मिलने के लिए। प्राण ने काफी कुछ सुन रखा था गोल्डी आनंद के बारे में, जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई थी, गाइड और ज्वेल थी, और तीसरी मंजिल। तो प्राण उनसे बड़े प्यार से मिले और उन्होंने बोला प्राण को, गोल्डी आनंद ने, कि मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। तो प्राण ने अपना डायरी निकाल करके दे दिया कि ये देख लो, और तुम ही देख लो कि मेरा शेड्यूल कैसा है, और अगर तुम इसमें से कोई डेट निकाल सकते हो तो बताओ। तो विजय आनंद को लगा कि लगता है ये फिल्म करना नहीं चाह रहे हैं और ये एक तरीके का बहाना है कि भाई तुम ही देख लो, मेरे पास डेट नहीं है, तो वो पोलाइटली इस तरीके को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो गोल्डी आनंद ने भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपके पास डेट नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। जब विजय आनंद चले गए तो प्राण को लगा कि यार ये पहला डायरेक्टर है जिसने इंसिस्ट नहीं किया मुझे कि मुझे डेट दीजिए, प्लीज चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए। इसका मतलब ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट डायरेक्टर कि अगर मैं नहीं भी हूंगा तो वो किसी और के साथ काम करा लेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुझे इंसिस्ट नहीं किया। तो ये बात प्राण को विजय आनंद की पसंद आई। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि डेट्स में कुछ फेरबदल करो और मुझे इस लड़के के साथ काम करवाओ। अब विजय आनंद तो चले गए थे, वो सोच रहे थे कि मैं किसे साइन करूं, लेकिन तब तक प्राण के घर से कॉल आया और बोला कि प्राण साहब तैयार हैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए। तो प्राण आ गए इसमें। अब विलन किसे बनाना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो विलन के लिए एक्चुअली विजय आनंद एक बार फिर से प्रेमनाथ को ही कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने तीसरी मंजिल में प्रेमनाथ को कास्ट किया था। प्रेमनाथ एक्चुअली फिल्मों में पहले हीरो बन के आए थे, आपको पता ही होगा, लेकिन वो ऐसा टाइम था जब उनका करियर जो है वो ढलान पे था और उन्हें ज्यादा फिल्में मिल विल नहीं रही थी। और प्रेमनाथ वो एक्टर थे जिन्होंने, जब गोल्डी आनंद, विजय आनंद जब कॉलेज में थे, कॉलेज में जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे वहां पे एक बार थिएटर हुआ था, थिएटर कंपटीशन हुआ था, और वहां पे जो गोल्डी आनंद ने जो प्ले लिखा था और जो उसकी जो फंक्शन में जब उसकी स्टेजिंग हुई थी, तो जजेस जो बहुत सारे आए थे उसमें से एक प्रेमनाथ भी थे, जो चीफ गेस्ट आप कह सकते हो उसमें। तो वो प्ले जो कॉन्टेस्ट था वो विजय आनंद ने जीता था और प्रेमनाथ ने उन्हें वो प्राइज दिया था। इसकी वजह से प्रेमनाथ की बड़ी हूटिंग हुई थी उस दिन कॉलेज में, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये जो प्ले बनाया है ये कुछ खास नहीं है, इसके बाकी के जितने भी प्लेज उस कंपटीशन में थे वो ज्यादा बेटर थे। लेकिन प्रेमनाथ ने स्टेज पे बताया कि इस प्ले में क्या क्या अच्छी बातें हैं, इस वजह से इसे प्राइज दिया गया है। लेकिन प्रेमनाथ की बहुत हूटिंग हुई। लेकिन चूंकि कॉन्टेस्ट विजय आनंद ने जीता था तो वो प्रेमनाथ को बहुत हाईली रिगार्ड करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में विजय आनंद आए तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं प्रेमनाथ के साथ काम करूं, क्योंकि उन्होंने ही मेरी प्रतिभा को सही से पहचाना था जब मैं कॉलेज में था। तो जब ये तीसरी मंजिल बना रहे थे तो प्रेमनाथ को उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल दिया था, सिर्फ इसलिए कि एक तरीके का गुरु दक्षिणा कह लो या आउट ऑफ कर्टसी कह लो, क्योंकि उन्होंने उस समय इनके टैलेंट को पहचाना था। और आज चूंकि प्रेमनाथ का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे प्रेमनाथ को एक फिल्म देनी चाहिए, और इस वजह से तीसरी मंजिल में उन्होंने प्रेमनाथ को कास्ट किया था। हालांकि तीसरी मंजिल में प्रेमनाथ बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं थे, मेन विलन वही थे, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ठीक से निकल के नहीं आया था। इस वजह से प्रेमनाथ थोड़े डिस्टर्ब भी थे, उन्हें लग रहा था कि मेरा करियर फिनिश हो चुका है। तो विजय आनंद जब ये जॉनी मेरा नाम बना रहे थे तो उन्होंने फिर सोचा कि मेन विलन के लिए मैं प्रेमनाथ को अप्रोच करता हूँ। उन्होंने उनको कॉल किया, लेकिन प्रेमनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा। तो विजय आनंद ने उन्हें थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं आपसे मिलने आता हूँ, और अगर आप फिल्म में नहीं करोगे तो फिर मैं फिल्म ही नहीं करूंगा। कुछ अपना इमोशनल जो भी ब्लैकमेलिंग करना था किया। प्रेमनाथ से मिलने विजय आनंद घर पहुंचे और देखे कि जो प्रेमनाथ है वो अपनी ही पुरानी फिल्में टीवी पे लगा करके देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और कुछ ड्रग्स वगैरह भी ले रहे थे। कामनी कौशल भी वहां पे थी, और जब भी उनके सीन्स आते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, और उनकी वाइफ का जब भी कोई सीन आता था तो जाके स्क्रीन पे उन्हें किस करने लगते थे और बहुत लाउडली हा 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 बातें बातें करते थे। तो एक तो वो जो मैनरिज्म जो था प्रेमनाथ का अपने घर के अंदर, वो विजयानंद को और पसंद आया। उन्होंने कहा कि यार जो मेरा विलन है ना वो कुछ उसी तरीके का होगा, बहुत ही लाउड होगा। और प्रेमनाथ को उन्होंने कन्विंस किया कि देखिए आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, बिल्कुल मेरा जो विलन है वो ऐसा ही रहेगा। प्रेमनाथ पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर वो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, तो वो भी एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने गए और उन्होंने भी कहा कि इस साल आपको जो भी कोई फिल्म ऑफर कर रहा है उस फिल्म को आप जरूर ले लेना, उस फिल्म से आपका करियर जो है वो एक तरीके से रिवाइव हो जाएगा। और तो कोई फिल्म ऑफर कर नहीं रहा था, सिर्फ विजय आनंद ने ही किया था उन्हें यह फिल्म ऑफर। तो
फिर प्रेमनाथ ने भी कॉल करके बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी फ़िल्म करने को तैयार हूँ। और जो कैरेक्टर था प्रेमनाथ का फ़िल्म में, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने घर पे बिहेव कर रहे थे। तो सारी कास्टिंग फाइनल हो गई। उसके बाद फिर म्यूज़िक की बारी आई। अच्छा, एक और कैरेक्टर जो था, जिसकी वजह से फ़िल्म सेंसर में भी अटक गई थी, हुआ ये था कि एक सीन है, अगर आपको याद होगा, वो जो गाना है हुस्न के लाखों रंग, उसमें पद्मा खन्ना है। तो पद्मा खन्ना एक्चुअली बहुत नई लड़कियों को तलाश कर रहे थे विजय आनंद, और उन्हें कुछ जच नहीं रहा था। तो पद्मा खन्ना उस वक्त स्ट्रगलिंग डांसर थी और वो भी चाह रही थी कि फिल्मों में आऊं। तो वो विजय आनंद से मिलने गई, ऑडिशन दिया, लेकिन एक्टिंग तो बहुत अच्छा वो नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी विजय आनंद को लगा कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके लिए ये लड़की फिट है, क्योंकि वो डांस, चूंकि ये डांसर भी हैं और उस लड़की का इस फिल्म में डांस करने का काम भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि पद्मा खन्ना जो थी वो पान सुपारी बहुत खाती थी, तो उनके दांतों में बड़े पान के स्टेन लगे हुए थे। अब आपकी ग्लैमरस डांसिंग गर्ल अगर है और वो इस तरीके का उसका दांत होगा तो वो तो पसंद नहीं आएगा। तो विजयानंद ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले रहा हूँ, लेकिन तुम जाके डेंटिस्ट से मिलो और अपना दांत साफ करवाओ, और डेंटिस्ट का पूरा खर्चा मैं दूंगा। और फिर वैसा हुआ। उसको बोला कि मैं तुम्हें थोड़ा वेस्टर्न डांसिंग के लिए कोचिंग भी दिलवाता हूँ, मैं टीचर भेजूंगा, आपके घर पे आके वो सिखाएगा। और इस तरीके से पद्मा खन्ना का कैरेक्टर जो है वो इसमें फाइनलाइज हुआ। म्यूजिक जो है वो फिल्म का आपने सुना ही है, काफी जबरदस्त है, लेकिन म्यूजिक बनाने समय बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पसीने छूट जा रहे थे, क्योंकि राजेंद्र कृष्णन ने गाने लिखे थे, और उनके वर्ड्स जो थे उस पे कल्याण जी आनंद जी को म्यूजिक चढ़ाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब जैसे हुस्न के लाखों रंग जो सॉन्ग है, तो उसमें जो वर्ड्स थे उस पे कल्याण जी म्यूजिक बैठा नहीं पा रहे थे। तो विजय आनंद ने उनको ज्वेल थीफ का एग्जाम्पल दिया, बोला कि देखिए, आप वर्ड्स के ऊपर मत पड़िए कि वर्ड्स को मैं कैसे, वर्ड्स में मैं गाना कैसे डालूंगा, आप रिदम पे ध्यान दीजिए, भले वर्ड्स को तोड़ दीजिए। जैसे जो ज्वेल थीफ के गाने थे, वो जो सॉन्ग है, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे। तो आप सेंटेंस को ब्रेक करके जिस भी तरीके से आपको गाना है, करना है, या वर्ड्स को ब्रेक करना है, उसमें घुसा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार ये वर्ड्स में मैं अपना म्यूजिक डाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो सॉन्ग है हुस्न के लाखों रंग, तो उसमें जो देखोगे, बोला कि आप एक ही वर्ड को ब्रेक करके जिस तरीके से ही बनाना है आप बना दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। लेकिन फिर इसे एज अ चैलेंज लिया कल्याण जी आनंद जी ने, और बड़े अच्छे से म्यूजिक बनाया। अच्छा, म्यूजिक की जो शूटिंग भी थी वो भी बड़े स्टाइल के साथ किया गया था। एक तो जो फिल्म का जो पहला सॉन्ग है, वो आपको बहुत लोग को शायद नहीं पता होगा कि ये जो गाना है पहली बार बिहार में शूट हुआ था, और बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, खंडहर जो है, वहां पे ओ मेरे राजा, ये सॉन्ग जो है वो पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। और नालंदा के बगल में राजगीर है, तो फिल्म का जो उस गाने का जो एंड होता है, जब देवानंद और हेमा मालिनी रोपवे से चढ़ के ऊपर जाते हैं, वो बुद्धा का स्तूप है वहां पे, तो वो रोपवे आज भी वहां पे चलती है। और इस गाने की जब शूटिंग हुई थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि वहां बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी राजगीर के पास, क्योंकि देवानंद और हेमा मालिनी इतने बड़े स्टार जो है पटना बिहार में आए हुए थे, तो उनको देखने की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन उस शूटिंग में वहां जब भीड़ थी, तो देवानंद ने एक इंसान को नोटिस किया है, और वो बड़ी सादगी में, थोड़ा बूढ़ा सा इंसान था, वो धोती कुर्ता पहने हुए था, और वो थोड़ा नेता टाइप भी लग रहा था, कि आसपास उसके बहुत सारे उसके छोटे जो होते हैं ना कि कार्यकर्ता टाइप। तो देवानंद को समझ में आया कि ये कौन है। तो किसी ने बताया कि सर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है वो शूटिंग देखने आए हुए हैं। तो जब ये पता चला देवानंद को, तो वो उनसे मिलने गए और बोले कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए, शूटिंग मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। लेकिन बस उतना कहा, और जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं डिस्टर्ब आपको नहीं करूंगा, मैं बस देखने आया था कि शूटिंग कैसी होती, मैंने देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो लोक नायक जो जयप्रकाश नारायण थे, उनकी सादगी देवानंद को बड़ी पसंद आई थी। जब संपूर्ण क्रांति मूवमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो इनफैक्ट देवानंद ने सपोर्ट भी किया था जेपी आंदोलन को। तो खैर, ये गाना जो था वो तो नालंदा में शूट हुआ था। इसके अलावा एक जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग है इसका, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, तो वो गाना शूट करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपने देखा होगा कि देवानंद जो है वो इस दरवाजे से घुसते हैं, दरवाजा बंद होता है, फिर वो खिड़की पे चले जाते हैं, इधर बंद होता है तो इस खिड़की में चले जाते हैं। तो अगर आप
शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये गाना कोरियोग्राफ करना बड़ा मुश्किल था, और एक शॉट में ही सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए विजय आनंद ने एक सेट डिजाइन करवाया था उस तरीके का कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो एक ही स्टाइल में खुल जाते हैं, और फिर उसके खोलने वगैरह की बड़ी प्रैक्टिस की गई थी कि जब हम सॉन्ग शूट करेंगे तो इधर से आएंगे, अब पता चला कि इधर खुलना है खिड़की, गलती से अगर इधर हाथ लगा दिया तो फिर गाना जो है वो रीटेक होगा और फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा। तो उसकी रिहर्सल बहुत हुई थी फिल्म की। तो फिल्म बन रही थी, और फिल्म में जो है वो चूंकि पहली बार गुलशन राय किसी अपने प्रोडक्शन हाउस की पहले फिल्म बना रहे थे, तो विजय आनंद चाह रहे थे कि इनका पैसा थोड़ा कम खर्च हो और प्रॉफिट ज्यादा कमाया जाए। तो कोशिश किया कि कम से कम बजट में ये फिल्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। एक सीन शूट करना था काठमांडू में, और वहां पे हेमा मालिनी गई हुई थी, और वहां पे उन्हें अपना होटल रूम पसंद नहीं आया था। तो विजय आनंद ने अपना होटल रूम उन्हें दे दिया और खुद जाकर के किसी थर्ड ग्रेड होटल में जाकर के रुक गए थे। तो इस तरीके से विजय आनंद ने पैसे वैसे बचाए। फिर फिल्म जो है वो बनी और रिलीज हुई, और फिल्म पहले ही हफ्ते में हिट। और फिल्म जो है वो बनी थी करीब 60 लाख में, और प्रॉफिट कमाया था फिल्म ने करीब, और जो टोटल बिजनेस जो था वो 3 करोड़ था। और ये बात विजय आनंद ने अपने बायोग्राफी में बताई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंसेस हो गए गोल्डी आनंद, विजय आनंद और गुलशन राय में। जब स्टार्टिंग में विजय आनंद को साइन किया गया था तो आपको याद होगा विजय आनंद ने कहा था कि मुझे 5 लाख चाहिए, और गुलशन राय ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉफिट में शेयर दूंगा, और आप 1/3 पार्टनर हो गए। तो अगर 1/3 पार्टनर हो गए तो फिर आपको उस हिसाब से रेम्यूनरेशन देना चाहिए था। लेकिन जब फिल्म बन गई, सुपरहिट हो गई, तो गुलशन राय ने उन्हें 10 लाख रुपए करीब ऑफर किए, जो कि विजय आनंद ने कहा कि आपने स्टार्टिंग में कुछ और बात कही थी, अब आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हो। तो उन्होंने वो पैसे वापस कर दिए। अब ये बात गुलशन राय को बुरी लग गई कि नहीं नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म के लिए हीरो की जो साइन, हीरो को जिस पैसे में साइन किया गया था देवानंद को, वो 12 लाख रुपए में साइन किया गया था। देवानंद को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विजय आनंद को चूंकि कमिट किया गया था कि मैं प्रॉफिट में आपको शेयर दूंगा और आप 1/3 पार्टनर हो, तो उन्होंने सोचा था उनका रेमुनरेशन ज्यादा होगा। 3 लाख, अगर 3 करोड़ अगर फिल्म जो है वो पैसे कमा रही है, तो उस हिसाब से तो 10 लाख अगर आप उन्हें दे रहे हो तो वो तो बहुत ही कम है। लेकिन गुलशन राय ने दिया नहीं, और नहीं दिया तो विजय आनंद ने जो पैसे उन्हें दिए भी गए उसे वो वापस करके चले आए। अब गुलशन राय ने बहुत देवानंद को समझाया कि नहीं प्लीज आप अपने भाई से कहिए, समझाइए उसे कि ऐसा ऐसी जिद ना करे, समथिंग समथिंग। लेकिन देवानंद ने विजय आनंद को बोला भी कि भाई बात कर लो एक बार, लेकिन विजय आनंद ने कहा कि नहीं, मुझे इस आदमी से अब कोई बात नहीं करनी है। और इस तरीके से जो पहला एसोसिएशन जो हुआ, पहली फिल्म जो त्रिमूर्ति फिल्म्स की बनी, जॉनी मेरा नाम, और विजय आनंद ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन उसके बाद से विजय आनंद ने फिर गुलशन राय के साथ कोई काम नहीं किया। और क्योंकि जॉनी मेरा नाम जब हिट हो गई थी तो गुलशन राय को लगा था कि मेरी अगली फिल्म भी विजय आनंद ही कर देंगे, और वो भी इसी तरह का मैजिक क्रिएट करेगी, लेकिन विजय आनंद तो पीछे हट गए। तो उन्होंने यश चोपड़ा को हायर किया और फिल्म बनाई जोशीला, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो गुलशन राय को काफी फिर लॉस हुआ। हालांकि विजयानंद को तो अप्रोच नहीं किया, लेकिन फिर आगे चल करके त्रिमूर्ति फिल्म जो है वो एक सेटबैक के बाद फिर वापस वो फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो गई, और त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आगे बहुत सारी फिल्में बनाई। जोशीला नहीं चली, उसके बाद फिर दीवार बनी, दीवार ब्लॉकबस्टर, फिर त्रिशूल ब्लॉकबस्टर हुई, फिर विधाता, फिर युद्ध। उसके बाद फिर इनके बेटे आ गए, गुलशन राय के बेटे, क्योंकि पहले अलग अलग बाहर के डायरेक्टर इनके लिए फिल्म बनाते थे, पहले विजय आनंद, फिर यश चोपड़ा, सुभाष घई ने विधाता बना दी थी त्रिमूर्ति फिल्म्स के लिए। तो 1985 में गुलशन राय बूढ़े भी हो रहे थे, तो उनके बेटे ने कमान संभाली कि चलिए अब मैं अपनी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए फिल्म डायरेक्ट करता हूँ। तो पहली फिल्म जो डायरेक्ट की राजीव राय ने वो युद्ध थी, जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ थे। युद्ध भी ठीक ठाक चल गई थी, हालांकि राजीव राय कहते हैं कि फिल्म सर्कल में उसे फ्लॉप कहा जाता है, लेकिन उसने फिल्म में अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। युद्ध के बाद त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त, लेकिन गुप्त के बाद से फिर त्रिमूर्ति फिल्म्स का जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो डाउनफॉल शुरू हो गया। गुप्त के सुपरहिट होने के बाद राजीव राय पे अटैक भी हुआ था अंडरवर्ल्ड का, और उसके बाद बहुत साल तक उन्होंने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई। तो फिर 97 में गुप्त रिलीज हुई, उसके बाद 7 साल बाद, 7 साल बाद या नहीं 2002 में, हाँ 5 साल बाद प्यार इश्क मोहब्बत नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को एक तरीके से लॉन्च किया था राजीव राय ने। लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं, बेकार फिल्म थी।
उसके बाद फिर असंभव बनाई 2004 में वो रिलीज हुई थी, वो भी फ्लॉप हो गई, कुछ खास नहीं चली। फिर राजीव राय ने ब्रेक ले लिया और अभी रिसेंटली एक गुड न्यूज़ ये आई है कि राजीव राय ने कहा है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म का नाम है जोरा, और वो बहुत ही जल्दी शायद रिलीज होने वाली है, अगले साल आएगी 2027 के फरवरी में शायद वो रिलीज हो जाएगी। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ चले गए राजीव राय और क्यों त्रिमूर्ति फिल्म्स की अब कोई फिल्म नहीं आ रही, तो फिल्म आ रही है जोहरा। कैसी है वो तो देख के ही पता चलेगा, लेकिन ये कहानी थी त्रिमूर्ति फिल्म्स के स्टार्ट होने की। बड़ी मजेदार कहानी थी। जिसके साथ पहली फिल्म बनाई उसके साथ ही डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद फिर विजयानंद ने इनके साथ काम नहीं किया गुलशन राय के, लेकिन गुलशन राय जॉनी मेरा नाम के बाद एक टॉप प्रोड्यूसर बन गए। जॉनी मेरा नाम के सुपरहिट होने और उसके पॉपुलर होने की एक और वजह थी क्योंकि उसके साथ देवानंद की ये जो फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम, उसके साथ ही राज कपूर की मेरा नाम जोकर भी रिलीज हुई थी और दिलीप कुमार की गोपी भी रिलीज हुई थी, लेकिन इन दोनों से ज्यादा बेटर कमाई देवानंद के फिल्म ने की थी। और क्योंकि ये तीनों जो थे एक टाइम पे गोल्डन ट्रायो इन्हें कहा जाता था, लेकिन ये तीनों प्रोफेशनल राइवल थे और हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, हेल्दी कंपटीशन होता था। इसलिए जॉनी मेरा नाम के हिट होने के बाद देवानंद को लगा कि मैं इन दोनों से बेटर हूँ और क्योंकि उस वक्त देवानंद की फिल्में लगातार ही, इनफैक्ट गाइड हिट हो गई थी, ज्वेल्थ हिट हो गई थी और फिर जॉनी मेरा नाम हिट हो गई, तो उन्हें लगा कि एक तरह की हैट्रिक हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर से देवानंद का करियर जो है वो धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर चलने लगा, क्योंकि वो स्टारडम का वो जो दौर था वो एक तरीके से इसके बाद फेड आउट होने लगा था। वो दिलीप कुमार के साथ भी हुआ, राज कपूर भी एज अ हीरो तो बहुत ज्यादा उसके बाद वो नहीं काम कर पाया मेरा नाम जोकर के बाद, वो डायरेक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। दिलीप कुमार ने भी 70s में एक तरीके से ब्रेक ही ले लिया था, फिर वो बाद एक फिल्म आई थी बैराग, उसके बाद फिर सीधे 80s में ही उन्होंने क्रांति और विधाता और मशाल जैसी फिल्मों से कम बैक किया था, और राज कपूर तो डायरेक्शन में ही चले गए थे। देवानंद बीच बीच में फिल्में बनाते थे, लेकिन आगे चल के फिर उनकी फिल्में जो है वो कुछ खास चली नहीं। और जॉनी मेरा नाम जो थी वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, उनके करियर की वन ऑफ द टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक जॉनी मेरा नाम थी। तो ये थी कहानी जॉनी मेरा नाम की मेकिंग की और कैसे त्रिमूर्ति फिल्म्स का आविष्कार हुआ। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने डायलॉग बोला था वो सरफरोश का था, सब लोगों ने सही जवाब दिया। और आज का डायलॉग है, क्यों रे मानेगी नहीं तू, अगर अपनी करनी पे उतर आ गया तो काट के 10 टुकड़े कर दूंगा, जमुना में फेंक दूंगा। आप बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।